हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब मैन ट्रैक पर। आज जो 9 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जामों के एनालिसिस कराए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी दस्तावेजों में 2 भाषाओं के अलावा तीसरी भाषा जोड़ने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन था केरल, सी ऑप्शन था कर्नाटक और डी ऑप्शन था महाराष्ट्र, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां 2 भाषाओं के अलावा तीसरी भाषा जोड़ने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि कर्नाटक में कन्नड़ प्लस अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं को भी स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस आदिवासी कवयित्री को दिया गया? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए रोज केरकेट्टा, बी ऑप्शन था अनुज लुगुन, सी ऑप्शन था वंदना टेटे और डी ऑप्शन था डॉक्टर पार्वती तिर्की, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, रोज किरकेटा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, जिन्हें 2025 में उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोज क्रिकेट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि यही बताया है कि वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार झारखंड की आदिवासी कवयित्री रोज किरकेट्टा को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। यह काव्य संग्रह मुख्य रूप से झारखंड की आदिवासी जनजातियों और उनकी संस्कृति, संघर्ष, प्रकृति से जुड़ाव और आधुनिक समय में पहचान के सवालों को गहराई से प्रस्तुत करता है। रोज केरकेट्टा की कविताएं आदिवासी जीवन को भीतर से देखने दृष्टि और इसलिए यह कृति साहित्य और सामाजिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट रचना करते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, रोज क्रिकेट इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्हें 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक राष्ट्र एक भाषा संबंधी बयान हाल ही में किस कारण चर्चा में रहा? यानी कि जो एक राष्ट्र एक भाषा संबंधी बयान था वह हाल ही में किस कारण से चर्चा में रहा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बी ऑप्शन था संसद बहस, सी ऑप्शन था राज्य सरकार विरोध और डी ऑप्शन था शिक्षा नीति संशोधन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार विरोध इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। राज्य सरकार विरोध के कारण एक राष्ट्र एक भाषा संबंधी बयान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि कई राज्यों ने भाषाई विविधता के पक्ष में इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ओरिजिनल सिन पुस्तक के सह लेखक कौन है? को ऑथर्स कौन है यह पूछा था, लेखक नहीं सह लेखक पूछा था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए बॉब वुडवर्ड और कॉल वर्टनसीन वनस्टीन, बी ऑप्शन था माइकल वोल्फ और स्टीव बेनन और सी ऑप्शन था जैक टेपर और एलेक्स थॉम्पसन और डी ऑप्शन था पीटर वेकर और सुशान गिलासार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैक टेपर और एलेक्सन थॉम्पसन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जैक टेपर और एलेक्सन थॉम्पसन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि ओरिजिनल सिन एक चर्चित राजनीतिक पुस्तक है जिसके सह लेखक जैक टेपर एलेक्सन थॉम्पसन हैं। यह पुस्तक मुख्य रूप से अमेरिका की राजनीति, राष्ट्रपति और जो बाइडेन के नेतृत्व और सत्ता के अंदरूनी निर्णयों व चुनौतियों पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाने के लिए के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन था महाराष्ट्र, सी ऑप्शन था तमिलनाडु और डी ऑप्शन था तेलंगाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। तेलंगाना में 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए मामले में शीर्ष पर रहा है वह राज्य तेलंगाना, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि 2024-25 के दौरान भारत में बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू के मामले में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 53,651 बच्चों का
बाल श्रम से बचाया गया, जिसमें से सबसे अधिक 11,063 बच्चों को तेलंगाना में रेस्क्यू किया गया है। तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए सेरिब्रम, बी ऑप्शन था सेरिबेलम, सी ऑप्शन था मेंडुला ऑब्लोगाटा, सी और डी ऑप्शन था थैलेमस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोगाटा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोगाटा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि मेडुला ऑब्लोगाटा मस्तिष्क का वह भाग होता है जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप का नियंत्रण यानी कि ब्लड प्रेशर, और निगलना, खांसना, छींकना आदि, ये सारे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिट्टी यानी कि पृथ्वी में अपघटित नहीं होती? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए फल के छिलके, बी ऑप्शन था कागज, सी ऑप्शन था पत्तियां और डी ऑप्शन था प्लास्टिक कप, जिसमें का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक कप इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह मिट्टी में अपघटित नहीं होती हैं। प्लास्टिक कप इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि फल के छिलके, कागज और पत्तियां जैविक पदार्थ हैं। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों यानी कि बैक्टीरिया, फंगा की सहायता से कुछ समय बाद अपघटित हो जाते हैं। प्लास्टिक कप अजैविक है यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यह मिट्टी में सैकड़ों वर्ष तक भी अपघटित नहीं होता और पर्यावरण के लिए नुकसान देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक कप इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु को की कोटिंग के लिए उपयोग की जाती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए लोहा यानी कि आयरन के लिए, बी ऑप्शन था कॉपर, सी जिंक और डी ऑप्शन था एल्यूमिनियम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्यूमिनियम धातु की कोटिंग के लिए उपयोग की जाती है। एल्यूमिनियम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु की सतह पर ऑक्साइड की मोटी और मजबूत परत बनाई जाती है। प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्यूमिनियम पर की जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की सतह पर बनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 की परत जंग से बचाती है, कठोर होती है, रंगाई यानी कि कलरिंग के लिए उपयुक्त होती है। लौह यानी कि आयरन, जिंक, आयरन, तांबा और जस्ता पर आमतौर पर गैल्वेनाइजिंग या अन्य कोटिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं, ना कि एनोडाइजिंग। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रभा और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पहल है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए वित्त मंत्रालय द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, बी ऑप्शन था नीति आयोग द्वारा, सी ऑप्शन था भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन था गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसके लिए प्रभा पोर्टल और सारथी पोर्टल लॉन्च की गई हैं डिजिटल पहल के लिए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि प्रभा पोर्टल यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन और सारथी दोनों आरबीआई की डिजिटल पहल हैं। इन पोर्टलों का उद्देश्य आरबीआई की और नियंत्रित संस्थानों यानी कि जो बैंक, एनवीएफएससी यानी फिंटच आदि के बीच अनुमति, लाइसेंस, रेगुलेटरी आवेदन और संचार प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए वायु यानी कि एयर, बी ऑप्शन था मिट्टी, सी ऑप्शन था शर्करा विलयन और डी ऑप्शन था सिरका, जिसमें आपका यानी कि विनेगर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, सोयल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो विषमांगी मिश्रण है मिट्टी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें उसके इसके घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। उन्हें आंखों से अलग अलग पहचाना जा सकता है, जैसे मिट्टी मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी, कंकड़, जैविक पदार्थ आदि होते हैं। इसके घटक हर जगह से नहीं होते, इसलिए यह फिशमांगी मिश्रण है। मिट्टी इसका एकदम करेक्ट आंसर था।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए लकड़ी का जलना, बी ऑप्शन था दूध का दही बनना, सी ऑप्शन था बर्फ का पिघलना और डी ऑप्शन था लोहे में जंग लगना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का पिघलना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था बर्फ का पिघलना। यही भौतिक परिवर्तन होता है, बर्फ का पिघलना। यही करेक्ट आंसर था। यही बताया कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि पदार्थ की केवल अवस्था बदलती है। यानी कि जल से बर्फ का पिघलना, यानी कि बर्फ बनी तो वाटर से ही थी, जल से बर्फ बनी, अब बर्फ का पिघलना, यानी कि यही बताया कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदलती है लेकिन नई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत सरकार ने मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन था पर्यावरण अनुकूलन जैविक शैली को बढ़ावा देने के लिए, सी ऑप्शन था केवल वन संरक्षण के लिए और डी ऑप्शन था नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात के लिए, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि मिशन लाइफ का उद्देश्य लोगों की दैनिक जीवन शैली में छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा करना है, जैसे बिजली और पानी की बचत, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाव, टिकाऊ उपयोग। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव आंख में प्रकाश का प्रवेश किस भाग में होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए रेटिना, बी ऑप्शन था कॉर्निया, सी ऑप्शन था आइरिस और डी ऑप्शन था पुतली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मानव आंख में प्रकाश का प्रवेश कॉर्निया में होता है, यानी कॉर्निया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि कॉर्निया आंख का पारदर्शी भाग होता है जिससे प्रकाश अंदर जाता है। कॉर्निया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कॉर्निया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अपचयन के कारण यानी कि रिडक्शन के कारण, बी ऑप्शन था ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीडेशन के कारण, सी ऑप्शन था उदासीनीकरण के कारण और डी ऑप्शन था अपघटन के कारण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। इसका एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर था, यानी कि इसी कारण लोहे पर जंग लगती है। लोहे को लोहे को जंग से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसको करते हैं लोहे से जंग को बचाने के लिए। यही बताया है कि लोहे का ऑक्सीजन और नमी के कारण अपक्रिया का कारण ऑक्सीकरण, इसी प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड जंग बनता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है जिसे हम जंग कहते हैं वह बनता है। जंग लगना एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है, अपक्रिया होती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हाइपरटेंशन, बी ऑप्शन था मधुमेह यानी कि डायबिटीज, सी ऑप्शन था गठिया और डी ऑप्शन था एनीमिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह डायबिटीज। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, मधुमेह जो डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया कि इंसुलिन का कार्य रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना है, कमी होने पर शुगर बढ़ जाती है, इसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, यानी कि डायबिटीज का एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है। आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए आधार, बी ऑप्शन था यूपीआई, सी ऑप्शन था डिजी लॉकर, डी ऑप्शन था जीएसटी काउंसिल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी काउंसिल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह डीपीआई मॉडल में शामिल नहीं है, जीएसटी काउंसिल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि डीपीआई यानी कि डिजिटल आइडेंटिटी प्लस पेमेंट प्लस डेटा शेयरिंग, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। जीएसटी काउंसिल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में इसरो द्वारा चर्चा में रहा गगनयान टीवी-D1 टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए उपग्रह प्रक्षेपण, बी ऑप्शन था मानव को अंतरिक्ष में भेजना, सी ऑप्शन था क्रू स्पेस सिस्टम की जांच और डी ऑप्शन था चंद्रयान से जुड़ा परीक्षण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, क्रू स्केप सिस्टम की जांच। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि टीवी-D1
बराबर टेक्स्ट व्हीकल माइनस डेम डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि क्रू सेफ्टी सबसे क्रिटिकल हिस्सा। इसरो करंट अफेयर्स में डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इससे इसरो से बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मशीनिज्म यानी जिसे हम CBAM किससे जुड़ा है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए भारत की कर प्रणाली, बी ऑप्शन था यूरोपीय संघ की जलवायु नीति, सी ऑप्शन था संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम और डी ऑप्शन था ओपेक की नीति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ की जलवायु नीति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि EU उन देशों पर कार्बन टैक्स लगाएगा जो ज्यादा प्रदूषण वाले उत्पाद निर्यात करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो रीजनिंग से था कि 3 के बाद जिस प्रकार 10 आता है, 10 के बाद 29 आता है, 29 के बाद 66, 66 के बाद 127। अब आपको बताना है 127 के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगाए इसके स्थान पर क्या आएगा। संख्या श्रेणी को पूरा करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 214 है, बी ऑप्शन था 218, सी ऑप्शन था 220 और डी ऑप्शन था 225, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 218 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यानी कि 127 के बाद 218 आएगा। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं। यानी कि 14 स्क्वायर प्लस 22 है जो बराबर होगा 218, यानी कि यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यानी कि पहले का वर्ग प्लस 2, अब इसमें 3 का वर्ग प्लस 1, इसी प्रकार आप देख सकते हैं 218 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो AZ, VY, CX, DW, अब आपको बताना था इसके बाद क्या आएगा। चार ऑप्शंस दिए गए जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए EB इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि AZ यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, VY यानी कि जो सेकंड नंबर पे आती है और लास्ट सेकंड, जो B सेकंड दूसरे नंबर पे है और Y है वह 25 नंबर पे है। इसी प्रकार C तीसरे नंबर पर, जो X है वह 24 नंबर पर और जो D है वह 24 चौथे नंबर पर और जो W है वह 30 नंबर पर। इसी प्रकार अब जब V आएगी, अब आगे क्या आएगा E जो 5वें नंबर पर है और अब आएगा V जो 22 नंबर पर है। इसी प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा EB इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 10 मीटर, बी ऑप्शन था 15 मीटर, सी ऑप्शन था 20 मीटर और डी 25 मीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं। 15 मीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ट्रेन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो आपको बताना था प्लेन को कैसे लिखा जाएगा। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि QMVNE इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि 12 आदमी 6 दिन में काम पूरा करते हैं तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 7 दिन में, बी ऑप्शन था 8 दिन में, सी ऑप्शन था 9 दिन में और डी ऑप्शन था 10 दिन में, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 8 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि कितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।